बस तुम आओगे तो मैं तुम्हें सारा किस्सा सुनाऊंगी और उनसे भी मिलाऊंगी। धर्मवीर उनका नाम है, बड़े नोबल इंसान हैं, बस तुम आ जाओ। शकुंतला अपने भाई से बात करते वक्त मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। फ़ोन बंद हो गया। मालूम हुआ कि शकुंतला का भाई मेजर शरद दीवान नागपुर से कल सुबह पहली ट्रेन में छिंदवाड़ा पहुंच रहा है। छिंदवाड़ा रियासत का स्टेशन छोटा था, मगर वहां हर गाड़ी थोड़ी देर के लिए ठहरती थी। शकुंतला ने बताया कि वहां से नागपुर ट्रेन के जरिए 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मेरे लिए शकुंतला ने हवेली में एक मेहमान खाना खुलवा दिया जो खास मेहमानों के लिए मखसूस था। शकुंतला कहने लगी, हमारे पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद खास मेहमान साल 2 साल में ही कोई आता है। इस कमरे में आसाइश की हर शय मौजूद है। बड़ी आला किस्म का पलंग बिछा था। छत पर लकड़ी के परों वाला पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि उस इलाके में गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती। एक नौकर और एक नौकरानी कमरे की चीजों को ठीक कर रहे थे। उस वक्त रात काफी गुजर चुकी थी। मेरे लिए इस्त्री किया हुआ स्लीपिंग सूट आ गया। शकुंतला जाते हुए बोली, सुबह बेड टी कितने बजे चाहिए? मैंने कहा, नो शकुंतला, थैंक यू, मैं बेड टी नहीं पीता। ओके, गुड नाइट। वो कमरे का पर्दा हटाकर दरवाजा बंद करके चली गई। उसके जाने के बाद कमरे की फजा में कुछ देर तक शकुंतला ने आते ही जिस कीमती परफ्यूम के स्प्रे अपनी साड़ी पर की थी उसकी खुशबू फैली रही। बेडरूम में सरहाने की जानिब एक खिड़की थी। मैंने उठकर पर्दा हटाया, खिड़की खोली। उसके पट बड़ी कीमती लकड़ी के थे और काफी पुराने हो रहे थे। चौखट में लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। बाहर से सब्जे की महक वाली ताज़ा हवा अंदर आने लगी। बाहर रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मुझे अहाते में कुछ दूर हवेली की ऊंची दीवार नजर आई। मैंने खिड़की बंद करके पर्दा गिरा दिया। बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। बाथरूम में बत्ती जल रही थी। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। आंख की सूजन जाती रही थी, मगर चेहरे पर सख्त थकावट के असरात थे। मैंने वहीं पड़ी हुई कंघी उठाकर अपने बालों में फेरी। दाढ़ी के बाल भी बढ़ाए थे। बाथरूम में शेविंग का सामान भी शकुंतला ने रखवा दिया था। मैंने उसी वक्त शेव बनाई, मुंह साफ किया, पतलून कमीज उतारकर स्लीपिंग सूट पहना और पलंग पर आकर टेबल लैंप की बत्ती बुझाकर लेट गया। अजीब बात है, नींद बिल्कुल गायब थी। मैं शकुंतला के बड़े भाई मेजर शरद दीवान के बारे में सोचने लगा। वो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर था। अगर उसने मुझे ग्वालियर के टॉर्चर सेल में देखा होगा तो यकीनी तौर पर मुझे पहचान लेगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये शख्स मेरे लिए दुश्मन के फौजी राजों का खजाना साबित हो सकता था। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे पहचानेगा। मुझे बताया गया था कि उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और वो उसी स्टेशन पर एक अरसे से तैनात है। इससे जाहिर था कि उसका ग्वालियर के मिलिट्री कैंप से कोई इस किस्म का ताल्लुक नहीं था कि वो वहां पर मौजूद होता। बहरहाल मुझे उसके सामने आने का खतरा मोल लेना ही था। ये खतरा मैं सिर्फ इसलिए मोल ले रहा था कि मुझे उस आदमी के जरिए भारतीय फौज के पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ जारहाना अज़ाइम का मुकम्मल सुराग मिल सकता था। और अगर मैं शकुंतला और उसके भाई से अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करता तो इंडियन मिलिट्री हाई कमांड के पाकिस्तान के खिलाफ तमाम फौजी अज़ाइम की मैं बराबर सुराग रसानी करके श्रीनगर में हुर्रियत पसंद मुजाहिद कमांडो लीडर शेरवान को और शेरवान के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत को भारत के जारहाना नापाक अज़ाइम से बाखबर रख सकता था। ये एक नेशनल कॉज थी। ये मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती और उसके इस्तेहकाम का मामला था। इसके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता था और लगाता रहा था। अगर बफर्ज मुहाल शकुंतला के भाई मेजर शरद दीवान ने मुझे पहचान भी लिया तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं वो आदमी नहीं। बहरहाल फिर मुझसे जो कुछ हो सका करूंगा। और ये तय था कि मैं मेजर शरद दीवान के हाथ आने वाला नहीं था। वो लाख इंडियन मिलिट्री का तरबियत याफ्ता फौजी सही, मगर मेरी कमांडो सलाहियतों का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। यही सोचते रात के किसी पहर मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो सुबह की रोशन धूप खिड़की के ऊपर जो रोशनदान था उसमें से कमरे में आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। नौकरानी खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर झुककर रियासती मुलाजिमों की तरह नमस्कार किया और बोली, राजकुमारी जी ने कहा है कि नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने कहा, मैं अभी आता हूँ। मैं बाथरूम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर दांत साफ करके बाहर निकला तो नौकरानी मेरा बिस्तर ठीक कर चुकी थी और तबाई का मेज पोश बदल रही थी। मुझे देखकर रुक गई और झुककर बोली, सर आपको मैं लिए चलती हूँ। नाश्ते की मेज राजकुमारी जी ने ऊपर वाली गैलरी में लगवाई है। वो मुझे पुराने किले जैसी हवेली की सीढ़ियों में से दूसरी मंजिल की गैलरी पर ले गई। नाश्ते की मेज पर शकुंतला नई साड़ी में मलबूस थी। मुझे देखते ही गुड मॉर्निंग कहा और बताया कि उसका भाई नागपुर से पहुंचने ही वाला है। बंसी बखी लेकर उसे लेने स्टेशन पर चला गया है। मेरे इम्तिहान की घड़ी करीब आ रही थी। मैं बिल्कुल निहत्था था। शकुंतला का फौजी भाई शायद फुल वर्दी में हो। उसने पिस्तौल भी लगाया होगा। अगर उसने मुझे पहचान लिया कि मैं वही पाकिस्तानी जासूस हूँ या कश्मीरी कमांडो हूँ जिसको ग्वालियर के टॉर्चर सेल में लाया गया था और जिसको बाद में एक फौजी तैयारे से नीचे गिरा दिया गया था, तो वो यकीनन उसी वक्त पिस्तौल निकाल लेगा।
मैं यही सोच रहा था कि मुझे शकुंतला की आवाज़ ने चौंका दिया। वो कह रही थी, धर्मवीर तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए चाय भी बना दी है। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और शकुंतला के सामने वाली बेद की कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। नाश्ते में हलवा पूरियां, मिठाइयाँ और डबल रोटी मक्खन भी था। मैं एक स्लाइस पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर खाने लगा तो शकुंतला ने कहा, ये गुलाब जामुन लो, ये छिंदवाड़ा के मशहूर गुलाब जामुन है। मैंने एक गुलाब जामुन भी उठा लिया। गैलरी से नीचे एक कच्चा रास्ता दरख्तों में दूर तक जाता नजर आ रहा था। जरूर यही रास्ता छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन को जाता था और शकुंतला का भाई इसी रास्ते से आने वाला था। मेरी निगाहें उस रास्ते पर लगी थीं। शकुंतला कहने लगी, भैया शरद को मुझे देखकर जितनी खुशी होगी तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। वो तुमसे मिलकर भी बड़ा खुश होगा। भैया मुझसे बड़ा प्यार करता है। मैं उसकी इकलौती बहन हूँ और वो मेरा इकलौता भाई है। तुम रात ठीक से सोए थे ना? हाँ हाँ, खूब सोता रहा। मैंने गैर हाजिर दिमागी की हालत में कहा। मेरा ध्यान उसके फौजी भाई की तरफ लगा हुआ था। शकुंतला भी मुझसे बातें करते हुए किसी वक्त दरख्तों के दरमियान से जाने वाले रास्ते की तरफ देखती। कहने लगी, भैया स्टेशन से चल पड़ा होगा। नागपुर से इस वक्त आने वाली गाड़ी ठीक 9 बजे छिंदवाड़ा पहुंच जाती है। अब 9:15 हो गए हैं। 1 मिनट बाद मुझसे बातें करते करते वो उठ खड़ी हुई, कहने लगी, भैया आ गए, तुम भी नीचे आ जाओ। मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा एक बग्घी दरख्तों के नीचे से गुजरती पुरानी हवेली की तरफ आ रही थी। मैं शकुंतला के पीछे नीचे उतर आया। शकुंतला दौड़ती हुई हवेली के अहाते में से गुजरकर गेट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। दोनों नौकरानियां, एक नौकर शकुंतला की रानी माँ को व्हीलचेयर पर बिठाए हुए लेकर बरामदे में आ गए। मैंने रानी माँ को नमस्कार किया। वो बोली, मेरा बेटा आ रहा है, अपनी बहन को देखकर वो खुशी से निहाल हो जाएगा। फिर कहने लगी, बेटा धर्मवीर, हमें ये सारी खुशियां सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली हैं। मैं तो जन्म जन्म में तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैंने कहा, माता जी आप ऐसा न करें, शकुंतला जी को घर पहुंचाना मेरा इंसानी फर्ज था। इस दौरान बग्घी हवेली के गेट के पास आकर रुक गई थी। दिन की रोशनी और खुली हुई धूप में मैंने एक दरमियाने कद के जरा भारी जिस्म वाले फौजी को बग्घी से उतरकर शकुंतला को गले लगाते देखा। वो शकुंतला के गले में बाजू डाले उसे अपने साथ चलाता और बार बार उसके सर को चूमता। बरामदे के पास आया तो मैंने देखा कि उस फौजी जवान की उम्र 30-35 साल के करीब थी। सर के बाल दरमियान से थोड़े थोड़े उड़े हुए थे। बालों में खिजाब लगा हुआ था। कांधे पर मेजर के ओहदे का क्राउन लगा हुआ था। उसमें आते ही रानी माँ के पांव छुए और मेरी तरफ देखा। रानी माँ ने कहा, शरद बेटा, उसके भी पांव छुओ, ये धर्मवीर है। यही तुम्हारी बहन को डाकुओं के गार से निकाल कर लाया है। अगर ये ना होता तो शायद हम अपनी बच्ची का मुंह कभी ना देख सकते। और रानी माँ की आवाज भर्रा गई। मेजर शरद दीवान ने मेरी तरफ गौर से देखा। ये बड़ा कयामत का लम्हा था। मैं भी उसे देख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने मुझे नहीं पहचाना और वो मुझे पहली बार देख रहा है। उसने एहसानमंद अंदाज में झुककर मेरे पांव छूने चाहे। मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। नहीं नहीं भैया, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मेजर शरद दीवान ने मुझे गले लगा लिया। वो बार बार कह रहा था, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकता। मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, आप ऐसा न कहें। शकुंतला जी को वहां से निकालकर उसके घर पहुंचाना मेरा फर्ज था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेजर शरद दीवान मुझे नहीं जानता। उसके लिए मैं एक अजनबी शख्स था। मेरे सामने नए नए कमांडो एक्शन के दरवाजे खुल रहे थे। मैं जानता था कि इस शख्स के जरिए मुझे भारतीय फौज के इंतहाई खुफिया राज मालूम हो सकते हैं और मैं इंडियन मिलिट्री के इंतहाई हसास इदारों तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। सिर्फ होशमंदी, एहतियात और अक्ल से काम लेने की जरूरत थी और मैं ऐसा करने की सलाहियत रखता था। हम सब रानी माँ के बेडरूम में आकर बैठ गए। चाय और मिठाई आ गई। शकुंतला का भाई मेजर शरद दीवान मुझसे डाकुओं की कमीनगाह के बारे में पूछने लगा। मैं जानता था कि वो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाना चाहता है। मुझे क्या एतराज हो सकता था? इन डाकुओं के पास मेरा ऐसा कोई राज नहीं था जो मेरे अगले मिशन पर असरअंदाज हो सकता। मैंने उसे लखू और रामू के खुफिया अड्डे के बारे में पूरी तफसीलात बता दी। वो बोला, मैं आज ही मिलिट्री फोर्स भेजकर इन सब को पकड़वाता हूँ। मैंने कहा, शरद भैया, आपको इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वहां से किसी दूसरी तरफ निकल जाएं। डोंट वरी, अर्दली के पास मेरा मोबाइल छोटा ट्रांसमीटर मौजूद है। मैं अभी मिलिट्री पुलिस को अपने हेडक्वार्टर इतला करता हूँ। उसने नौकरानी से कहा, मेरे अर्दली से कहो साहब ने ट्रांसमीटर मांगा है। नौकरानी चली गई। मेजर अपनी बहन शकुंतला के साथ कहने लगा, शकुन तुम बेफिक्र रहो। जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था, मैं इनमें से किसी एक को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। रानी माँ कहने लगी, हमारी रियासत की पुलिस तो किसी काम की नहीं रही। इतने दिनों में किसी एक डाकू को भी नहीं पकड़ सकी। मेजर शरद ने कहा, माता जी, अब ना वो रियासत रही है, ना रियासत का राज दरबार रहा है। राजा जी अपने पूरे खानदान को लेकर विलायत जा बसे। रियासत जाती रही। हमारे पिताजी के होते हुए फिर भी पुलिस का इंतजाम अच्छी तरह से चलता था। उनके स्वर्गवास होने के बाद तो फिर यही हालत होनी थी। जब मैंने मेजर शरद को बताया कि डाकू किस तरह शकुंतला से उसके नाम खत लिखवाना चाहते थे कि 1 लाख रुपए देकर लड़की को ले जाओ, रुपया नहीं दोगे तो हम इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे और इसे बंबई ले जाकर बेच देंगे,
मैंने जानबूझकर ये बात शकुंतला के भाई की गोशगुजार की थी ताकि उसे मालूम हो सके कि मैंने उनके ख़ानदान पर किस कदर एहसान किया है। इस तरह से मुझे इस फौजी अफसर का, जिसका ताल्लुक इंडिया की मिलिट्री पुलिस के हसास इदारे से था, भरपूर एतमाद हासिल हो सकता है और उस पर मेरे एहसानात का बोझ बढ़ सकता है। शकुंतला ने मेरी बात की तायद करते हुए कहा, भैया तुम नहीं जानते वो लोग किस कदर वहशी परिंदे थे। भगवान ने तो धर्मवीर जी को एक देवता सम्मान मेरी मदद को वहां भेज दिया। अगर ये मेरी मदद न करते तो आज मैं आप लोगों के पास न बैठी होती, और इसमें कोई शक भी नहीं था। मैं अगर शकुंतला की मदद को महज इत्तेफाक से वहां न पहुंच जाता तो उस लड़की की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्हें कहाँ से तावान के 1 लाख रुपए मिलने थे। बस यही अंजाम होता कि पहले वो सारे डाकू शकुंतला के साथ दरिंदगी का सलूक करते और उसके बाद उसे मुंबई के तवायफों के बाजार में ले जाकर बेच डालते। मैंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी और एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया था। मेजर शरद दीवान ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बड़ी मोहब्बत से दबाया और बोला, धर्मवीर जी मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपकी खातिर अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। वो जज्बाती हो गया, उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। मैंने उठकर उसे सीने से लगा लिया। मैंने अपनी मनसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया था। मैंने कहा, शरद भैया आप मेरे भाई हैं, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। वहाँ बड़ा जज्बाती माहौल पैदा हो गया। शकुंतला की आंखों में भी आंसू आ गए। रानी माँ भी अश्कबार हो गईं। मैंने दोनों हाथ फजा में बुलंद करते हुए अंग्रेजी में कहा, ओके बहुत हो चुका। शकुंतला जी हम सबको इस खुशी के मौके पर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाएं। मैं अंग्रेजी बोलकर मेजर शरद पर ही असर डालना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मेजर शरद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, ओके। नौकरानी मेजर का ट्रांसमीटर सेट लेकर आ गई। उससे फौरन सेट ऑन करके वायरलेस पर अपने स्टेशन हेडक्वार्टर से राब्ता किया। कोड में कोई अल्फाज और नंबर बोले और अंग्रेजी में कहा, कैप्टन शर्मा से बात करवाओ। फिर बोला, कैप्टन शर्मा मेरी बात गौर से सुनो। उसके बाद मेजर शरद दीवान ने वायरलेस पर ही कैप्टन शर्मा को डाकुओं की खुफिया कमीनगाह का पूरा हदूदरबा जो मैंने उसे बताया था और जंगल की पूरी तफसील और दरिया बार वाला रास्ता जो वो जानता था उसे बताया और ऑर्डर दिया कि अभी मिलिट्री फोर्स भेजकर इन सब को गिरफ्तार करके क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो। मैं रात को वहां पहुंच रहा हूँ। ओके आउट। दोपहर का खाना मैंने उन सब के साथ खाया। उसके बाद कॉफ़ी पी गई। शकुंतला अपने कमरे में चली गई। मेजर शरद मुझे साथ लेकर हवेली के पीछे बागीचे में आ गया। जीमों के दरख्त के नीचे बेत की कुर्सियां और मेज बिछी थी। मेजर शरद ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं इन डाकुओं की कमीनगाह में कैसे पहुंच गया। मैंने पहले से एक कहानी सोच रखी थी। मैंने उसे बताया कि मैं अमृतसर के एक ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, अमृतसर के स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल की। मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था, मगर मेरा पिताजी अचानक सुरबाश हो गए। उनके गम में माताजी भी कुछ दिनों बाद चल बसीं। मैं अकेला रह गया। मेरा कोई भाई बहन न था। हम अमीर लोग भी नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे। मैंने सोचा कि दिल्ली जाकर कोई नौकरी तलाश करता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के शहर में नहीं रहना चाहता था। उनका रवैया पिताजी की मौत के बाद मुझसे अच्छा नहीं रहा था। मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में कई दिनों तक नौकरी की तलाश में दरबदर फिरता रहा। कहीं नौकरी न मिली तो सोचा बम्बई जाकर किस्मत आजमाई करता हूँ। मैं ट्रेन में बैठकर बम्बई की तरफ चल पड़ा। ग्वालियर के स्टेशन पर ट्रेन का इंजन खराब हो गया। दूसरे इंजन के आने में काफ़ी देर थी। मैंने ग्वालियर शहर और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ी जंगलों की बड़ी तारीफ सुनी थी। यूं ही मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना ग्वालियर शहर की सैर की जाए। चुनाचे मैं स्टेशन की इमारत से निकलकर शहर में आ गया। ग्वालियर का शहर मुझे बड़ा अच्छा लगा। खुशकिस्मती से मुझे वहाँ एक ड्रग स्टोर में नौकरी भी मिल गई। मैं बड़ा खुश था। नौकरी करते मुझे 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन ग्वालियर के आसपास के जंगल की सैर करने निकल पड़ा। बस यही मेरी गलती थी। मैं जंगल में रास्ता भूल गया और इन डाकुओं के काबू आ गया। डाकुओं ने मुझे जरगमाल बना लिया। वो मुझसे मेरे माँ बाप का पता पूछते ताकि वो मेरे माँ बाप से तावान हासिल करें। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं ग्वालियर में अकेला रहता हूँ, मगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन न किया और कहा कि हमारा आदमी जहाँ तुम शहर में नौकरी करते हो वहाँ जाकर मालूम करेगा कि तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं कि मर चुके हैं। डाकुओं के सरदारों ने एक आदमी ग्वालियर शहर की तरफ रवाना कर दिया। इस दौरान मुझे मालूम हुआ कि डाकू किसी लड़की को अगवा करके लाए हैं और उसे जरगमाल बनाकर रखा हुआ है। उसके घर वालों को पैगाम भिजवा कर उसके तावान की रकम वसूल करना चाहते हैं। चूंकि मैं पढ़ा लिखा था, डाकुओं के सरदार ने मुझे कहा कि लड़की से उसके माँ बाप के नाम खत लिखवा कर दो। मैं कार में लड़की के पास आ गया। ये लड़की शकुंतला थी। मैं उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं शकुंतला को इन वहशी डाकुओं की कैद से निकाल कर उसके घर पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ ही करना पड़े। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मेजर शरद दीवान गौर से मेरी फर्जी मनगढ़ंत कहानी सुनता रहा। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो वो बोला, धर्मवीर आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं इसी जुमले के इंतजार में था।